बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। CS 304 की फाइनल टर्म एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की सीरीज में आज हमारा ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने एक पार्ट में 60 MCQs को डिस्कस किया था और उसके बाद पार्ट नंबर 2 में हमने सब्जेक्टिव टाइप के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे 61 से लेकर 80 तक। और आज के इस पार्ट में जो कि हमारा फाइनल पार्ट नंबर 3 है, हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक अगेन 20 सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के होंगे, यानी 5 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं। और मैंने कोशिश की है इसमें 80 to 90% जो क्वेश्चंस हैं प्रोग्रामिंग के कंसल्ट किए जाएं, आपके साथ प्रोग्रामिंग के रिव्यू किए जाएं, कोड को हम देखेंगे और कोशिश करेंगे आउटपुट देखें, कोड को कंप्लीट करें, कोड लिखें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे कि आप अपने एग्जाम को अच्छा प्रिपेयर कर सकें और अच्छा अटेम्प्ट भी कर सकें। तो चलिए फिर आज की एपिसोड को क्विकली शुरू करते हैं। जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 है। ये कोई कोड गिवन है और उसमें पूछा गया है कि क्या गलती क्या है, तो जरा क्विकली देख लेते हैं। व्हीकल की क्लास है और उसके अंदर एक प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर इंटीजर वेट है। फिर आप देख सकते हैं एक लैंड व्हीकल की क्लास है जो इस व्हीकल से पब्लिक इनहेरिट कर रही है। वाटर व्हीकल की क्लास है जो इससे अगेन पब्लिक इनहेरिट कर रही है। तो ये एक क्लास से दो क्लासेस क्या कर रही हैं, पब्लिकली इनहेरिट कर रही हैं। हमारे पास नीचे एक और क्लास भी है जो कि एम्फीबियस व्हीकल की क्लास है और ये इन इंटरमीडिएट या दरमियान वाली जो पेरेंट क्लासेस हैं इनसे पब्लिकली इनहेरिट कर रही है। और यहाँ अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्टर में हम आके क्या कह रहे हैं कि एक वेट जो इधर से आया लैंड वाली साइड से ये, और एक जो वाटर वाली साइड से आ रहा है, ये दोनों को आप अलग अलग क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में आपको पहले ही नजर आ गया, बाय डेफिनेशन है। और दूसरा यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, दोनों क्लासेस के जो डेटा मेंबर हैं असल में तो वो दोनों तरफ से आ रहे होंगे, आने नहीं चाहिए, लेकिन वो भी मसला है। और अलग अलग आप एक्सेस कर रहे हैं तो वो भी क्या है, अनडिजायरेबल है और अननेसेसरी है। तो ये 2-3 मसाइल हैं, क्विकली देखते हैं। इलस्ट्रेशन में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी टॉप पे क्या है, व्हीकल की क्लास है, लैंड व्हीकल और ये वाटर व्हीकल, ये आप देख सकते हैं। ये दोनों क्या कर रही हैं, पब्लिकली इस व्हीकल से इनहेरिट कर रही हैं। ये जो इंटीजर वेट है ना हमारा, इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ पे भी आ रहा होगा और इस साइड से भी आ रहा होगा। और चूंकि हमारी एम्फिबियस व्हीकल जो है वो लैंड और वाटर दोनों से इनहेरिट कर रही है, तो ये इंटीजर वेट्स आप यहाँ पे पहुंच रहे होंगे और यहाँ पे भी पहुंच रहे होंगे। और इसको हमने, आपको याद होगा शुरू में क्या कहा था, ये हमारी डायमंड प्रॉब्लम है। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा दिक्कत नजर के साथ देखें तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं लैंड व्हीकल के वेट को और वाटर व्हीकल के वेट को। ये देखिए इस सेक्शन में हम यही कर रहे हैं। और एक्सप्लिसिट हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे क्लास के नाम भी मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या है, बिल्कुल अनडिजायरेबल है और एरर प्रोन है। इट विल लीड टू एरर्स, जाहिर बात है। और दूसरी अगर आप ये चीज देखें तो हमने बाय डेफिनेशन ये कहा था कि जो कॉमन चीजें होंगी उनको हम के टॉप की क्लास में डालेंगे और उससे इनहेरिट करवा देंगे बाकी को। और यहाँ अगर हम अलग अलग मेंशन कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, वो तो क्या हो गया, वो तो डिफीट हो गया, वो पर्पज ही खत्म हो गया। तो हम एक अननेसेसरी काम कर रहे हैं यहाँ पे नीचे, जो कि हम एम्फिबियस व्हीकल के कंस्ट्रक्टर में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2-3 जो बुनियादी चीजें हैं, ये इसमें प्रॉब्लम है जो कि हमारे पास ये कोड गिवन है। क्वेश्चन नंबर 82 है। अभी इस क्वेश्चन को आपने जरा जेहन में रखना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 82 है वो इसी के ऊपर बेस कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है कि आप किस सिचुएशन में वर्चुअल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, एक एग्जांपल भी दीजिए। राइट। तो अभी हमने जो देखा है ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम आया और हमने कहा कि एम्फीबियस व्हीकल की क्लास में अगर मेथड्स हैं वो या फिर डेटा मेंबर्स हैं जो ऊपर के क्लासेस से आ रहे हैं, यानी लैंड और वाटर व्हीकल से, वो क्या कर रहे हैं, कंफ्यूजन बना रहे हैं। तो इस चीज को हमें रोकना होगा, यानी हम चाह रहे हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस भी रहे, लेकिन रिडंडेंट मेथड्स और रिडंडेंट डेटा मेंबर्स जो है वो हमारी चाइल्ड क्लास तक ना पहुंचे, किसी एक साइड से पहुंचे। तो इसका हल क्या है, वर्चुअल इनहेरिटेंस। वर्चुअल इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, हम एक तो कोशिश करते हैं, परमिट करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल बेस क्लासेस हो सकती हैं जिनका कॉमन इंसेस्टर होता है, यानी ग्रैंड पेरेंट एक होगा, कॉमन होगा, 2 या 3 पेरेंट्स का
और उन 2 पेरेंट्स से फिर एक जो है वो चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही होगी। बिल्कुल अभी जो हम एग्जांपल देख के आए हैं, उस सूरत में आप कह सकते हैं कि हमारी जो बेस क्लासेस हैं 2 वो कौन-सी हैं? वाटर व्हीकल, लैंड व्हीकल और उनकी कॉमन एंसेस्टर क्लास क्या हो सकती है या कॉमन ग्रैंड पेरेंट क्लास क्या हो सकती है हमारी? व्हीकल की क्लास। और ये जो चाइल्ड बनेगी नीचे जाके वो हमारी क्या है? एम्फीबियस व्हीकल की क्लास है। तो एक तो ये हो गया कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल इनहेरिटेंस। और असल में एक्शन क्या होगा कि नीचे जो एम्फीबियस व्हीकल है उसके पास जो डुप्लीकेट चीजें हैं वो अब नहीं आएंगी। ठीक है, जो अभी हमने देखा था डायमंड प्रॉब्लम का केस बन रहा है। और नीचे जो एम्फीबियस व्हीकल है उसके लिए फिर अब कोई एम्बिग्विटी भी नहीं होगी कि कौन सा फंक्शन और कौन सा डेटा मेंबर लेना है। इसी को दोबारा देखते हैं, इसका जो फिक्स है वो कैसे होगा। सब चीजें वही हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लैंड व्हीकल है वो जब हम कह रहे हैं कि व्हीकल से पब्लिकली इनहेरिट कर रही है तो हम एक लफ्ज का यहाँ पे इजाफा कर रहे हैं। वी आर प्रिपेंडिंग द वर्ड वर्चुअल इन बोथ ऑफ द पेरेंट क्लासेस, जो कि हमारी क्या है वाटर और लैंड व्हीकल की है। ठीक है, यू कैन सी हियर वी हैव प्रिपेंडिंग द कीवर्ड वर्चुअल इन फ्रंट ऑफ बोथ ऑफ दीज। उसके बाद अब हमने बता दिया कंपाइलर को कि ये जो हमारी दरमियान वाली क्लासेस हैं पेरेंट क्लासेस, ये असल में क्या है? हमारी ग्रैंड पेरेंट से वर्चुअल इनहेरिट कर रही हैं। यानी दोनों में फंक्शन और मेथड जो बेस क्लास या ग्रैंड पेरेंट के हैं वो तो दोनों में आएंगे, लेकिन यहाँ से कोई एक क्लास जो है वो नीचे अपनी चाइल्ड को भेज सकेगी, वाटर व्हीकल या लैंड व्हीकल। और देखिएगा एम्फीबियस व्हीकल में हमने कहा हुआ है कि ये लैंड व्हीकल और वाटर से क्या है पब्लिकली इनहेरिट कर रही है। और यहाँ पे आके हम कह रहे हैं फिर कि पब्लिक हमने एक फंक्शन सेटर लिख दिया है। और इस सेटर में हम क्या कर रहे हैं, वेट जो कि हमें यहाँ वेट पैरामीटर पास हुआ है, यानी मेन से आया होगा या यूजर ने कोई वैल्यू इसके लिए दी होगी, तो वो हम अपने वेट के वेरिएबल में यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। अगर ये वर्चुअल इनहेरिटेंस ना हो या ये वर्चुअल इनहेरिटेंस का कीवर्ड हम ना यूज करें, तो एम्फीबियस व्हीकल में लैंड और वाटर व्हीकल से फंक्शन मेथड्स या डेटा मेंबर, और खासकर इस एग्जांपल में ये वेट, ये दोनों तरफ से आएगा, 2 कॉपीज आ जाएंगी और इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन या एम्बिग्युइटी हो सकती है हमारी एम्फीबियस की क्लास को, एम्फीबियस व्हीकल की क्लास को। तो ये था कि किस केस में, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में हम वर्चुअल इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं। या दूसरे लफ्जों में अगर क्वेश्चन यूं पूछा जाता है कि डायमंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो भी आप देख सकते हैं। और अगर यूं पूछा जाता है कि ये क्लासेस गिवन है, ये रिलेशनशिप गिवन है, और अब बताइए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और उसको आपने फिक्स कैसे करना है, तो उन तीनों चारों क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो हमने देख लिया कि एक ही क्वेश्चन में किस तरह से आप एड्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैक अनवाइंडिंग? आपने यकीनन देखा होगा कि जब हम फंक्शन कॉल्स करते हैं तो या फंक्शंस कॉल होते हैं तो स्टैक के ऊपर कुछ काम होता है जिसको हमने कहा था, या जिसको हम कहते हैं कि फंक्शन कॉल स्टैक होता है। यानी एक फंक्शन की कॉल आई, वहाँ कुछ वेरिएबल्स के लिए जगह बनाई गई, कुछ और चीज़ों के लिए स्पेस एलोकेट की गई, और उसके बाद फिर वहाँ से अगर और कोई फंक्शन कॉल किया गया तो रिटर्निंग एड्रेस लिखा गया या डाला गया और अगले फंक्शन की कॉल पे चले गए और वो चीजें फिर और स्टैक के ऊपर डालते गए। यूं ये एक सिलसिला चलता रहता है अनटिल अनलेस कि आप कॉल से वापस आते हैं। तो ये सिलसिला वापस इसी तरह से अनवाइंड होता जाता है, राइट। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं या ये कह रहे हैं कि जब एक प्रोग्राम में एक्सेप्शन आई तो आपने क्या किया, आपने कॉल स्टैक के ऊपर से चीजें अनवाइंड करना शुरू कर दी, क्लीन अप करना शुरू कर दी। जैसे आप पहले चीजें रखते जा रहे हैं, अब आप चीजें वापस उठाते जा रहे हैं। क्यों? अब एक एक्सेप्शन आ गई है प्रोग्राम में, तो अब ये सारी चीजें वापस करनी है, आपने रिवर्स करनी है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? स्टैक अनवाइंडिंग का। इसमें क्या चीज होती है जी, आपके जितने लोकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं इन दी रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर क्रिएशन। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि स्टैक पूरा क्या हो जाएगा, या फंक्शन कॉल स्टैक पूरा क्लीन अप हो जाएगा, रिसोर्सेज जो है वहां से सारे डिलीट या रिमूव कर दिए जाएंगे। कुछ बुनियादी चीजें हैं वो हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जब होगा जब एक एक्सेप्शन थ्रू होगी और वो करंट फंक्शन में हैंडल या कैच नहीं हम कर रहे। दूसरी बात, जितने हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं, लोकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके डिस्ट्रक्टर जो हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे और सारे रिसोर्सेज
जो उन्होंने उन ऑब्जेक्ट्स ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं वो सब क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तीसरी चीज, अगर मैंने आपने डायनेमिकली न्यू के कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट की हुई है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो हमें एक्सप्लिसिटली खुद लिखनी पड़ेगी, राइट। और लास्ट हमने ये देखना होता है, ये स्टैक अनवाइंडिंग में इस चीज को मेक श्योर किया जाता है कि ये मेमोरी जितनी भी हमने ली हुई है ये वापस की जाए ताकि कोई मेमोरी लीकेज ना हो, और ये जितने भी रिसोर्सेज हैं वो किसी इनकंसिस्टेंट स्टेट में ना छोड़े जाएं, चाहे वो हमने कोई फाइल ओपन की हुई है, चाहे हमने कोई और रिसोर्स ओपन किया हुआ है, कोई हार्डवेयर पोर्ट ओपन की हुई है, कोई मेमोरी एलोकेट करवाई हुई है, तो ये सारी चीजें प्रॉपरली शट डाउन, क्लोज, रिलीज होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए। तो ये सारा सिलसिला क्या कहलाता है, हमारा स्टैक अनवाइंडिंग। Question number 84. Write C++ code for the constructor for the following vector class. ये हमें कोई क्लास दी हुई है वेक्टर की, आप देख सकते हैं टेम्पलेट क्लास टी क्लास वेक्टर है, एक यहाँ पे डेटा मेंबर है जो कि प्राइवेट है, टी टाइप का एक पॉइंटर यानी पीटीआर डिक्लेयर किया गया, पीटीआर उसका नाम है लेकिन पॉइंटर उसकी टाइप है, ये स्टैरिक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और इंटीजर साइज और एक इंटीजर इंडेक्स, ये तीन वेरिएबल्स हैं, बेसिकली ये तीन डेटा मेंबर्स हैं जो इस वेक्टर क्लास के डिफाइन किए गए हैं। पब्लिक, ये देखिए कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर कैसे हुआ ये देखिएगा। अब मेरा ख्याल में अब तक आपको ना एक्सपर्ट होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, इम्प्लिसिट, डिफॉल्ट, सारी चीजों में आपको मास्टर हो जाना चाहिए अब तक। तो इस कंस्ट्रक्टर में हम कह रहे हैं कि ये जो साइज है अगर पास ना किया जाए तो ये डिफॉल्ट जो है वो लिखा जाए 10। तो हमें कंस्ट्रक्टर को लिखना है या कंस्ट्रक्टर को कोड करना है, तो वो कैसे करेंगे जी। सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं कि अगर साइज ना दिया जाए किसी वेक्टर क्लास का, अगर साइज नहीं दिया गया तो हम कह रहे हैं ये 10 हम सेट करेंगे, तो हम क्या करें जी कि वेक्टर इंटीजर साइज एंड साइज इज इक्वल टू 10, और हम इनिशियलाइजेशन लिस्ट यूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि साइज एस, अगर यूजर यहाँ एस पास करता है तो ठीक है, वरना हम डिफॉल्ट क्या दें, 10। उसके बाद हम इंडेक्स को 0 से इनिशियलाइज करवा रहे हैं। उसके बाद हम एक काम और देखते हैं कि अगर ये साइज 0 से लेस है तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, साइज गिवन नहीं है तो हम 10 डिफॉल्ट सेट कर देंगे। और तीसरी ऑप्शन क्या हो सकती है, 5 6 7 कोई साइज गिवन है तो वो हम इसमें लेके साइज इनिशियलाइज करवा देंगे, और यकीनन हम उसको फिर कैच ब्लॉक में लिख के कहीं हैंडल भी कर लेंगे। उसके बाद अगर हमने कहा जी साइज जो है वो 0 से लेस नहीं है, को प्रॉपरली साइज है, तो जो साइज में वेरिएबल आ रहा है उतने साइज की हम क्या कर रहे हैं, न्यू के कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, किस टाइप की, टी टाइप की। अब टी इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये हम किसको दे रहे हैं, पीटीआर को, यानी जितनी मेमोरी हमें चाहिए वो हम एलोकेट करवा रहे हैं, और उस मेमोरी का जो एड्रेस है वो किसको दे रही है, पीटीआर को, अपने को दे रहे हैं, और पीटीआर को फिर हम यूज करके उस मेमोरी को एक्सेस मैनिपुलेट कर सकेंगे। तो ये था हमारा कि वेक्टर जो गिवन क्लास है उसका आपको मुझे कंस्ट्रक्टर लिखना था। 85 है, write a function template named maximum. The function takes two values of the same type as its arguments and returns the larger of the two arguments. यानी हमें एक टेम्पलेट फंक्शन लिखना है, वो दो नंबर लेगा जो कि क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे, दोनों वैल्यूज सेम टाइप की होंगी, और हमें देखना है इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम नाम का फंक्शन हमें लिखना है, लेकिन टेम्पलेट फंक्शन क्विकली देखते हैं जी कैसे लिखने हैं। राइट जी, पहली चीज अगेन वही, जैसे मैं कहना तो नहीं चाह रहा लेकिन मैं कहता होता हूँ कि जी आंखें बंद करके हम लिखेंगे टेम्पलेट और टाइप टी। उसके बाद देखिए इंटीजर टाइप का हम फंक्शन लिखते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर जिन लोगों को मुश्किल हो रही होती है टेम्पलेट्स के साथ तो वो इंटीजर टाइप का फंक्शन लिखें, इंटीजर को टी से रिप्लेस करते जाएं तो बड़ा आसान हो जाएगा आपकी जिंदगी। तो ये समझ लीजिए इस टी की जगह क्या लिखा हुआ था, इंटीजर। तो टी टाइप हम रिटर्न करेंगे, मैक्सिमम उस फंक्शन का नाम होगा, और टी टाइप की दो पैरामीटर हम उसको पास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ना फंक्शन दो आर्गुमेंट्स लेगा आपसे, तो यहाँ हमने दो आर्गुमेंट्स डिफाइन कर दिए और हमने चेक करना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है, वो हम रिटर्न कर देंगे। बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट बनेगी कि चेक करो, अगर ए बी से बड़ा है तो ए रिटर्न कर दो, अदरवाइज क्या रिटर्न कर दो, बी रिटर्न कर दो। जिन लोगों को थोड़ी सी ये कंडीशनल स्टेटमेंट मुश्किल लग रही है या कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, वो लिख लें अपना इफ वाला, बहुत आसान होगा उनके लिए कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी रिटर्न ए एल्स रिटर्न बी, वो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम
इस स्टेटमेंट में से कोई एक चीज रिटर्न होगी डिपेंडिंग अपॉन इस कंडीशन को चेक करने के बाद कि अगर ए बड़ा है तो ए रिटर्न होगा और बी बड़ा है तो फिर बी रिटर्न होगा। तो ये हमने लिख लिया एक टेम्पर्ड फंक्शन जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है सेम टाइप की और उसमें से देख रहा है फिर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मैं इसको थोड़ा सा आगे भी करके दिखा देता हूँ आपको मेन में जाके। हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो इतनी है, मैं आपकी इंटरेस्ट के लिए मैं इसको थोड़ा कंप्लीट करवा देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, मेन में हम आ जाते हैं और मेन में हम कहते हैं जी कि मैक्सिमम ऑफ 10 एंड 20, ये हम उसको क्या देते हैं, दो इंटीजर दे देते हैं। तो ये देखिए मैक्सिमम का फंक्शन है हमारा, ये देखें मैक्सिमम का फंक्शन है, उसको मैंने कॉल किया और सेम टाइप के दो आर्ग्यूमेंट्स दे दिए जो कि मैंने क्या दिए, इंटीजर दिए। तो इसमें देखेंगे क्या रिटर्न करता है। यहाँ पे कॉल के बाद यहाँ कोई वैल्यू रिटर्न होगी जो कि यकीनन क्या होगी 20। उसके बाद हमने क्या किया, दो फ्लोटिंग पॉइंट्स दे दिए 15.5 एंड 7.2 और फिर उसी फंक्शन को कॉल किया क्योंकि हमने कहा कि टेम्पलेट फंक्शन हम लिखते ही इसलिए हैं ताकि एक बार फंक्शन लिखें और उसके बाद मल्टीपल पैरामीटर्स जो हैं वो हम पास कर सकेंगे जैसा हम यहाँ पे कर रहे हैं। और तीसरा हमने ये किया कि ए और जी यानी कैरेक्टर के लिए भी एक लेके लिखा है कि मैक्सिमम ए और जी यकीनन यहाँ से जी रिटर्न होगा। तो ये एक तरीका है कि आप अपने इस टेम्पलेट फंक्शन को कैसे लिखेंगे, उसका यूज डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें तो आप कैसे कर सकेंगे। 86 है जी, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे जरा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि एक फंक्शन लिखा हुआ फंक्शन 1, उसका सिग्नेचर हो गया आ गया मेन में आए, तो हम क्या कह रहे हैं, ट्राई, और ट्राई के अंदर सी आउट की स्टेटमेंट। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि ये सबसे पहली स्टेटमेंट होगी जो एग्जीक्यूट होगी क्योंकि मेन में हम आए और मेन में हम कुछ काम कर रहे हैं लेकिन हम जारी बात है ट्राई कैच में डाल के करना चाह रहे हैं, एक्सेप्शन थ्रो होगी और हम हैंडल भी करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे ट्राइंग पहले प्रिंट होगा। उसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पे जब हम आए तो अब क्या हो रही है, फंक्शन कॉल हो रही है जो हमने ऊपर लिखा हुआ फंक्शन 1 और हम उसके अंदर कुछ पैरामीटर भी पास कर रहे हैं 98.6। अब ये फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ पे कॉल आ गई आपकी, आप वहां से यहाँ पहुंच गए। तो फंक्शन के हम अंदर आए तो हम यहाँ पे आए और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी आउट स्टार्टिंग फंक्शन 1। तो यकीनन जो दूसरा काम होगा या दूसरी जो स्टेटमेंट प्रिंट होगी वो हमारी क्या होगी, स्टार्टिंग फंक्शन 1। ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो गई। उसके बाद फिर ये देखिए आगे हमारे पास क्या आई, इस फंक्शन के अंदर ही हम टेस्ट केस आया, यानी एक इफ की कंडीशन आई और वो क्या कंडीशन है जी, टेस्ट इज लेस देन 100। और टेस्ट हमारे पास क्या है, जो पैरामीटर यहाँ पे आया हुआ है और वो पैरामीटर क्या आया हुआ है 98.6। तो यहाँ देखिएगा कंडीशन क्या बनी, इफ 98.6 इज लेस देन 100 तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। और अगर कंडीशन ट्रू है तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। यहां से फिर जब एक्सेप्शन हम थ्रो कर रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, कैच के अंदर, यानी एक्सेप्शन थ्रो होके यहां से हमने कैच किया है और यहां जो कैच किया है तो उसका मतलब है पहली स्टेटमेंट सी आउट के प्रिंट होगी तो ये प्रिंट होगा कैचिंग, ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होगी। और उसके बाद अगली स्टेटमेंट क्या प्रिंट हुई, एंड प्रोग्राम। तो ये हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है जो प्रिंट होनी चाहिए। और उसके बाद आप देखें तो रिटर्न 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है मेन से हम एग्जिट कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली हमारी क्या हो गई है, आउटपुट इस तरतीब से प्रिंट होगी, ये ट्राइंग और उसके बाद फिर स्टार्टिंग फंक्शन 2 और थर्ड लाइन हमारी भी कैचिंग और फोर्थ हमारी लाइन होगी एंड प्रोग्राम। तो इस तरतीब से जो है वो मैंने चूंकि आपको थोड़ा आसान करने के लिए लाइन के सामने वो लाइन प्रिंट कर दी है, आप चाहें तो उसकी राइट साइड पे अपनी आउटपुट निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, इसी तरह फ्लो जो है वो देखते हुए। 87 है जी, why the call of function 1 result in the memory leak, how to fix it। दो चीजें बताना है कि ये फंक्शन की जो कॉल है ये मेमोरी लीक की वजह बन रही है और दूसरा ये बाद में ये भी दिखाना है कि इसको फिक्स कैसे करना है। फंक्शन 1 की कॉल में हम आ जाते हैं और फंक्शन 1 की कॉल में हम क्या कर रहे हैं ये देखिए, हम अपनी जो सुपर क्लास है उसका एक पॉइंटर बना रहे हैं SPTR और उसमें कह रहे हैं न्यू सब। न्यू सब का मतलब ये जो सब की क्लास हमारी ये सब क्लास है, ये सुपर से क्या इनहेरिटेड है, यानी चाइल्ड क्लास है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमने क्या किया हुआ है, अपनी जो चाइल्ड क्लास है एक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और सुपर क्लास का जो पॉइंटर बनाया है जिसको हम स्टैटिक टाइपिंग भी कहते हैं SPTR, यानी SPTR की स्टैटिक टाइपिंग है हमारी सुपर, ये सुपर क्लास, और उसको हमने रेफर या पॉइंट करवा दिया हमारे हमारी जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अभी हमने क्रिएट किया वो। उसके बाद हमने क्या किया है, इस SPTR के ऊपर हमने कॉल कर लिया डिलीट। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ये मेमोरी लीक हुई। आपको आइडिया हुआ है मेमोरी कहाँ पे लीक हुई है, नहीं पता चला,
अभी देखते हैं। देखें, जब आपने न्यू के कीवर्ड से यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में आप क्या कर रहे हैं भला, ये देखें, मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। ये सब का मतलब ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तेज हो जाए आप लोग माशाल्लाह। तो एक कंस्ट्रक्टर में आप क्या कर रहे हैं, न्यू के कीवर्ड से एक्सप्लिसिटली मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, और न्यू के कीवर्ड से मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका मतलब है आप प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है कि जब वो डिस्ट्रॉय होगा तो आपने उसको मेमोरी रिलीज करवानी है, डिस्ट्रक्टर लिखना है उसका। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो एसपीटीआर को आप डिलीट कर रहे हैं, जो कि क्या है, पॉइंटर है। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट तो डिलीट कॉल नहीं हुआ, वो तो डिलीट हुआ ही नहीं है। या दूसरे लफ्जों में आप यहाँ लिखते, या आपकी जो पेरेंट क्लास है उसका डिस्ट्रक्टर यहाँ पे डिलीट हुआ ना एसपीटीआर, तो ये इसने इसको जाके तंग किया, छेड़ा, ये डिलीट हो गया। इसको फिर चाहिए था ये सब क्लास का जो डिस्ट्रक्टर है इसको भी इन्वोक करता, लेकिन इसने ये नहीं किया। और ये नहीं किया तो ये वाली लाइन से जितनी आपने मैंने मेमोरी एलोकेट करवाई हुई थी, ये ऐसे ही रिजर्व पड़ी रही, डिलीट नहीं हुई। ये हो रही है मेमोरी लीक। अब इसको फिक्स करना है तो कैसे करना है, तो मेरा ख्याल है आप पहुंच गए हैं। बहुत आसान है। इसका मतलब यह है कि जब ये सुपर का डिस्ट्रक्टर यानी हमारी पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हो, तो ये हमारी चाइल्ड क्लास के डिस्ट्रक्टर को भी कॉल कर दे। और ऐसा करने के लिए मैं और आप क्या करते हैं, अपने इस डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल बना देते हैं। अब जब ये वर्चुअल बन जाएगा तो ये यकीनन क्या करेगा, हमारी जो चाइल्ड क्लास है उसके डिस्ट्रक्टर को भी ये कॉल करवा देगा। अब अगर चाइल्ड क्लास के डिस्ट्रक्टर को उसने कॉल कर दिया तो इसका मतलब है वो मेमोरी जो हमने न्यू से यहाँ रिजर्व करवाई है वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह मेमोरी लीकेज का मसला खत्म हो जाएगा। तो ये दो चीजें थी, इसमें प्रॉब्लम देखनी थी और उसको फिक्स करना था। 88 है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो ये कोड देखते हैं जी। कुछ हमारे पास एक मदर की क्लास है, ये एक उसका कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है और कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट हुई हुई है। अगेन एक और कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, ये देखिए इसमें एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। डॉटर की क्लास है जो इस मदर की क्लास से क्या है, पब्लिक इनहेरिट कर रही है, और इसमें एक ही पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, डिफॉल्ट नहीं लिखा हुआ। कंपाइलर लिख लेगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। इसमें भी एक स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। इसी तरह एक सन की क्लास है, वो भी इस मदर की क्लास से क्या है, पब्लिक इनहेरिट कर रही है, और उसका भी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है जिसमें इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर हमने पास किया हुआ है। एक चीज जो थोड़ी सी यहाँ मुख्तलिफ है कदरे, वो ये है कि सन की जो इनिशियलाइजेशन है उसके साथ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ मदर का भी क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। यानी ये यहाँ पे जाके इसको इन्वोक कर सकता है और करेगा, जबकि डॉटर के क्लास में ये नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में थोड़ा सा शार्पली और स्मार्टली देखनी होती हैं, आइडेंटिफाई करनी होती हैं, राइट। चले जी, अब इससे मुझे कुछ थोड़ा सा और आपको एक्शन तो नजर आ गया कि क्या हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं मेन में। मेन में हम क्या कर रहे हैं, डॉटर यानी इस डॉटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, रबिया और या राबिया जो भी कोई नाम है यहाँ पे, और यहाँ पे हम 0 पास कर रहे हैं। इसका मतलब ये सोचिएगा जरा कि अगर डॉटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं और एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो यकीनन डॉटर क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो हमने लिखा हुआ है। अगर ये कॉल होता है, यानी इसका मतलब है कि ये कॉल यहाँ पे आएगी इसके पास, ये जो लिखा हुआ, ठीक है, इसके पास जब आती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। आपने फौरन कहना जी हाँ बिल्कुल, पहली आउटपुट ये आएगी। 1 मिनट इंतजार कीजिएगा। ये क्या है, चाइल्ड क्लास है, इसकी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होना है। ओ अच्छा, भूल गए। यही गलतियां करते हैं आप एग्जाम में, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये चाइल्ड है, पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होना है, मदर का। अच्छा, मदर का दोनों में से कौन सा होगा, अब आप सोचिए जरा। हमने खुद नहीं कराया हुआ, यूजर ने, आपने, मैंने खुद नहीं कराया हुआ, इसका मतलब कौन सा होना चाहिए, डिफॉल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहली लाइन प्रिंट होगी ना इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट, जो पहली लाइन प्रिंट होगी वो क्या होनी चाहिए, मदर नो पैरामीटर और फिर डॉटर इंटीजर पैरामीटर, ये पहली प्रिंट होगी। तो पहले वो प्रिंट हुआ, यानी पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके अंदर स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो गई। अब चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और वो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर खुद कॉल किया है पैरामीटर पास करके। तो ये एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट ये दो चीजें प्रिंट हुई। सेकंड देखते हैं, सन सलमान 0।
इसका मतलब कि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये वाला, और इसमें अगेन ये क्या है, मदर से पब्लिक इनहेरिट कर रहा है, लेकिन इसमें हमने लिखा हुआ है कि मदर का कौन सा कॉल होगा, पैरामीटराइज्ड। और पैरामीटराइज ये देखें ये वाला कॉल होगा, तो इसका मतलब पहले ये प्रिंट होगा मदर इंटीजर पैरामीटर या आईएनटी पैरामीटर, और फिर क्या होगा, सन आईएनटी पैरामीटर। तो ये दूसरी लाइन प्रिंट होगी, या दो लाइनें इस लाइन के अगेंस्ट, इस डिक्लेरेशन के अगेंस्ट ये प्रिंट हो रही होंगी, ठीक है। तो यूं एक तरीका है आपने किस तरह से एग्जाम में इन कंस्ट्रक्टर्स की ऑर्डर को देखते हुए और इम्प्लिसिट को, डिफॉल्ट को और पैरामीटराइज को या ओवरलोडेड को, इन चीजों को देखते हुए अपनी आउटपुट को प्रेडिक्ट करना है। 89 है आइडेंटिफाई द लॉजिकल एरर इन द गिवन कोड। अच्छा, सिंटैक्स एरर जो है ना वो बड़ी आसानी से समझ आ जाते हैं, लॉजिकल एरर के लिए थोड़ा सा ना ज़हन पे जोर डालना पड़ता है। चले मैं और आप कोशिश करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई अगर कर सकते हैं। क्लास टेस्ट है जी, उसके हम अंदर आए, पब्लिक स्पेसिफायर मिला, एक इंटीजर फंक्शन 1 लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन स्टार्ट हुआ, हमने ट्राई ब्लॉक लिखा हुआ, ट्राई ब्लॉक में हम आए और हमने कहा जी फाइल पीटीआर, ये कोई फाइल ओपन कर दीजिए, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। एक्सेप्शन थ्रो कर दीजिए और फाइल को क्लोज कर दीजिए, प्रोग्राम क्लोज कर दीजिए, और ये जो भी एक्सेप्शन आएगी वो हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। बजाय आपको कोई लग रहा है इसमें गलती, कोई सिंटैक्स एरर तो होगा नहीं, वो जारी बात है, कहीं नजर नहीं आ रहा, लॉजिकल एरर है, और वो अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। एरर ये है कि यहाँ पे हमने जब कहा कि फाइल को ओपन कीजिए, तो अगर फाइल ओपन हो गई तो आगे हमने एक्सेप्शन थ्रो कर दी, तो फिर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ निकल रहे हैं, और यहाँ से अगर यहाँ एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है ना, उसके बाद हम कह रहे हैं अपनी रिसोर्स को जो ओपन किया अब क्लोज करें। लेकिन अगर एक्सेप्शन आ गई और हम यहाँ से निकल गए और चले गए, तो दोबारा हम वापस तो जाएंगे नहीं, तो ये जो ओपन की है ना फाइल, ये ओपन ही रहेगी। इसको हम कहते हैं रिसोर्स लीकेज। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो कि सिंटैक्स एरर नहीं है बल्कि क्या है, लॉजिकल एरर है, और यही कहा गया था। थोड़ा इसमें मुझे आपको परेशान करने की कोशिश की गई। तो यह हम कह सकते हैं एक्सेप्शन थ्रोन बिफोर रिसोर्स इज रिलीज्ड, यानी रिसोर्स के रिलीज होने से पहले ही एक्सेप्शन थ्रो कर दी गई। और प्रॉब्लम क्या हो सकती है वो मैंने आपने भी देखी है कि क्या होगा, पॉइंटर ने वो रिसोर्स ओपन किया हुआ है और उसके बाद फिर फौरन हम एक्सेप्शन पे चले जाते हैं और उसको दोबारा फिर हम क्लोज नहीं करते। और अगर ऐसा करते हैं तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इश्यूज क्या हो सकते हैं कि हमारे पास रिसोर्स लीकेज हो सकता है, कि फाइल विल रिमेन ओपन, जो कि हमने ओपन की थी, असूलन उसको क्लोज करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 90 है व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। क्लास C1 है, और क्लास C1 के अंदर हम कह रहे हैं जी कि पब्लिक वर्चुअल वॉइड फंक्शन, और ये कोई वर्चुअल फंक्शन है, ठीक है। इस चीज को जरा हाईलाइट कर लेते हैं, और एक स्टेटमेंट लिखी हुई आई एम इन C1। अब आते हैं क्लास 1, यहाँ से यहाँ तक खत्म होगी। क्लास C2 है, और क्लास C2 जो है वो इस C1 से पब्लिकली इनहेरिट हो रही है, और उसमें भी ये वॉइड फंक्शन लिखा हुआ है। ये देखिए जरा, एक और चीज आपने नोट कर लेनी है, ये क्या हो रहा है, गालबन फंक्शन ओवरराइड हो रहे हैं। और ये देखिए बेस क्लास में वही फंक्शन जो है वो वर्चुअल बना हुआ है, और चाइल्ड क्लास में वही फंक्शन, वही रिटर्न टाइप, वही पैरामीटर, सब कुछ एक जैसा ही है। तो फंक्शन ओवरराइडिंग है, क्विकली आपने साथ नोट कर लेना है। इसके अंदर भी कोई स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, कोई एक एक्शन हो रहा है। क्लास C3 है, और ये C3 भी C1 से पब्लिक इनहेरिट कर रही है, और यहाँ पे भी वही सिलसिला है, वॉइड फंक्शन और आई एम इन C3, उसके अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, और यहाँ पे ये क्लासेस क्लोज हो रही हैं। तो यहाँ तक एक चीज मुझे आपको समझ आ गई है कि बेस क्लास C1 है, उसके अंदर एक वॉइड फंक्शन, ये एक फंक्शन है जो वर्चुअल है, और यकीनन ये, और हमने देखा भी है, C2 और C3 जो दोनों C1 से क्या कर रही हैं, पब्लिकली इनहेरिट कर रही हैं, ये फंक्शन अपना ओवरराइड कर रही हैं अपनी क्लासेस के अंदर, अपनी इंप्लीमेंटेशन दे रही हैं, या अपनी कोई एक स्टेटमेंट उन्होंने प्रिंट करवाई हुई है। यहाँ मेन में हम आते हैं, और मेन में हम आके कह रहे हैं कि C1 स्टैटिक, यानी क्लास C1 टाइप का पॉइंटर हो जिसका नाम हमने test1 दिया, और दिस इज इक्वल टू न्यू C2, यानी क्लास C2 का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, और उसको पॉइंट कौन करेगा, test1। और test1 क्या चीज है, क्या बला, स्टैटिक टाइपिंग उसकी क्या है, C1। पेरेंट क्लास का पॉइंटर test1 चाइल्ड क्लास C2 के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। इतनी चीज मेरी आपको समझ आ गई। यही काम हम दोबारा नीचे कर रहे हैं
कि test2 नाम का एक और हम पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं और उसकी स्टैटिक टाइपिंग भी क्या है, हमारी बेस क्लास C1, और हम क्या कर रहे हैं C3 यानी जो हमारी चाइल्ड क्लास C3 है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके test2 को पॉइंट करवा रहे हैं। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि test1 इसकी कॉल गई फंक्शन को और test2 इसकी भी कॉल गई फंक्शन को, तो इसकी आउटपुट क्या होगी? बेस क्लास का पॉइंटर है लेकिन पॉइंट कर रहा है C2 चाइल्ड क्लास को। जब फंक्शन कॉल जाएगी इस लाइन पे, तो इस लाइन की फंक्शन कॉल कहाँ जाएगी भला? C2 के इस फंक्शन को, और इस फंक्शन ने क्या प्रिंट करना है? ये I am in C2। तो इसका मतलब यह है कि इस लाइन ने ये क्या प्रिंट करना है? I am in C2। और इसी तरह test2 ने जो फंक्शन कॉल की हुई है, test2 किसको पॉइंट कर रहा है? C3 को। तो यहां से कॉल जाएगी C3 का जो वाइड फंक्शन है जो कि ओवररिडन है, इसलिए इसने क्या प्रिंट करना है? I am in C3। तो ये होगी आउटपुट इस प्रोग्राम, जो कि एक एग्जांपल था फंक्शन ओवरराइडिंग का। लिखा नहीं हुआ, कहीं बताया नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपने इस कोड के जरिए समझने की कोशिश की है कि ये मेथड ओवरराइडिंग की एक एग्जांपल हुई है। 91 देखते हैं जी। सी द कोड स्नाइपेड बिलो एंड टेल वेदर दीज आर करेक्ट और इनकरेक्ट विद अ रीजन। टेम्पलेट क्लास टी, उसके बाद हमने लिखा क्लास ए, और उसके बाद फिर हमने एक और टेम्पलेट क्लास टी और क्लास बी जो कि पब्लिक इनहेरिट कर रही है क्लास ए से, बल्कि क्लास ए की टी स्टैटिक का मतलब किसी स्पेशलाइज्ड वर्जन से। तो ये बाजार बिल्कुल ठीक लग रही है बात, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हम कह सकते हैं कि क्लास बी जो है वो क्लास ए यानी जो टेम्पलेट क्लास ए है उससे इनहेरिट कर रही है, और क्लास ए का कुछ स्पेशलाइज्ड वर्जन है जो कि मैंने मेंशन भी किया यहाँ पे टी स्टैटिक। तो यहाँ तक बात ठीक है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। टू देखते हैं टेम्पलेट, और यहाँ पे भी हमने कोई टाइप नेम जेनेरिक स्पेसिफाई नहीं किया हुआ और नीचे भी हमने कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो ये क्या है? इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। या हम कह सकते हैं हमें बताना चाहिए था, अगर हमने जेनेरिक टाइप नहीं दी तो नीचे जो क्लास हम लिखते तो उसमें बताते कि ये INT के लिए हम लिख रहे हैं, फ्लोट के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आइडिया देने की कोशिश की कि ये बेसिकली इसमें कमी है या ये चीजें मिस हैं, कि हम चाहे जेनेरिक टाइप ना देते, लेकिन नीचे अगर हम लिखते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास XYZ, फिर हम उसका एंगल ब्रैकेट में बताते कि ये हम क्लास किसके लिए लिख रहे हैं, स्पेशलाइज हमारी क्या वर्जन बनेगी, इंटीजर, फ्लोट या फिर कोई और। तो ये गलत है। 3 हम देखते हैं। 3 में हम कह रहे हैं जी क्लास बी कॉलन पब्लिक ए, ये तकरीबन कुछ ऊपर वाली बात आप देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज जरूरी है कि यहाँ ऊपर हमने, जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्लास ए के लिए, उसको टेम्पलेटाइज किया है। तो अगर वो कोड सही लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या, फिर ये हम कह सकते हैं ये ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ करेक्ट वर्जन, बट प्रोवाइडेड द फैक्ट कि हमने इससे ऊपर अपनी क्लास ए का टेम्पलेट या टेम्पलेटाइजेशन उसको कर लिया हुआ इससे पहले, तो फिर ये करेक्ट है। 4 है जी हमारे पास टेम्पलेट, और उसके बाद क्लास बी और कैरेक्टर पॉइंटर पब्लिक ए। यकीनन हमने इससे पहले ए को लिख लिया होगा, और यहाँ हमारी ए जो है वो क्लास है, बेसिकली टेम्पलेट नहीं है। यहाँ पे एक चीज और आपने याद रखनी है, ठीक है, ये क्या है? क्लास है, अब टेम्पलेट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर हम कहीं क्लास ए लिख चुके होंगे, और जो बी हम बना रहे हैं क्लास ये है तो टेम्पलेट क्लास, और स्पेशलाइज वर्जन है, अगेन कैरेक्टर पॉइंटर है, लेकिन ये ए से क्या होगी? इनहेरिट कर रही होगी। तो ये वैसे सिंटैक्स इसका ठीक लिखा हुआ है, और मैंने ये मेंशन भी कर दी है कि ए जो है वो प्रीवियसली डिफाइंड होनी चाहिए क्लास। ठीक है, यहाँ पे चूंकि एंगुलर ब्रैकेट्स आपको नजर नहीं आई, इट्स नॉट अ टेम्पलेट। ठीक है, ये अपनी याद रखना है। और पांचवा जो यहाँ पे कोड स्नाइपर छोटा सा गिवन है, उसमें भी क्या लिखा हुआ है जी? टेम्पलेट क्लास टी, क्लास बी, पब्लिक ए। ये बिल्कुल पहले हमारे सेगमेंट की तरह ही है कि ए से ए क्या बेसिकली ये टेम्पलेट क्लास है, और यहाँ कहीं हमने ऊपर जरूर लिखी होगी, प्रोवाइडेड कि हमने लिखी हुई है या गिवन होगी। बी एक टेम्पलेट क्लास है जो कि हमारी इस ए टेम्पलेट क्लास के किसी स्पेशलाइज्ड वर्जन से पब्लिक इनहेरिट कर रही है। तो ये कोड भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, या ये डिक्लेरेशन है ये भी करेक्ट लिखी हुई है। तो ये मुख्तलिफ कुछ हमें कोड स्नैपेट गिवन थे कि अगर आपको भी गिवन आती है एग्जाम में, इनको करेक्ट करना पड़ता है या लिखने पड़ते हैं, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा कुछ पता हो कि टेम्पलेटाइजेशन कैसे करनी है, एक टेम्पलेट क्लास से दूसरी टेम्पलेट क्लास कैसे इनहेरिट करती है, या उसके किसी स्पेशलाइज्ड वर्जन से कैसे इनहेरिट कर सकती है। Question number 92. A cursor is pointed to a container or aggregate object. You are required to write the code for its following methods. तो हमारे पास ये वेक्टर की एक क्लास है, ये हमें नजर आ रहा है, और हमें कहा गया है कि ये फर्स्ट और बियॉन्ड, ये हमें दो जो है मेथड्स या फंक्शंस, इनकी इम्प्लीमेंटेशन देनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
इस वेक्टर की क्लास के अंदर हमारे पास इस टी टाइप का एक पॉइंटर है और ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो इसका नाम जो है वो साइज यहाँ पे मेंशन्ड है। कि हम क्या करते हैं कि ये फर्स्ट है वो हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये जो फर्स्ट का हमारा मेथड है ये कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले ये देखिएगा वही जो रिटर्न टाइप है टी स्टैटिक वो हमने यहाँ पे लिखी है, यानी जो भी टाइप होगी इस वेक्टर क्लास की तो वो उस टाइप का पॉइंटर हम रिटर्न करेंगे। ये वेक्टर उसका नाम आ गया, स्पेशलाइजेशन के लिए एंगुलर ब्रैकेट्स में टी, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और ये फर्स्ट का मेथड, और कोई पैरामीटर ये नहीं ले रहा। और हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल जिस जगह पे पॉइंटर होगा हमारा पीटीआर उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारी क्या होगी, इंप्लीमेंटेशन होगी हमारी फर्स्ट के मेथड की। इसी तरह मिलती जुलती कुछ इंप्लीमेंटेशन होगी हमारी बियॉन्ड की। बियॉन्ड को समझने के लिए एक लफ्ज आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट होता है ना उसके बाद जो अगली जगह होती है वो आप समझ लीजिए बियॉन्ड की होती है। एक कंटेनर में 10 एलिमेंट पड़े हुए हैं तो 10वें एलिमेंट के बाद जो पोर्शन होगा ना हमारा बियॉन्ड का जो पॉइंटर है या बियॉन्ड का जो कर्सर है आप ये कह लीजिए वो उस जगह पे खड़ा होगा। तो वो इनफैक्ट क्या होगी, एक मेमोरी की लोकेशन होगी असल में। तो हम क्या करेंगे जी, उसी तरह ये देखिएगा टी स्टैटिक हम रिटर्निंग टाइप ले रहे हैं, अगेन वेक्टर की क्लास है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है और ये बियॉन्ड का मेथड है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं जी पॉइंटर पीटीआर प्लस जो उसका साइज है, उस कंटेनर का साइज है। तो पॉइंटर अगर हमारा फर्स्ट पे खड़ा है जो कि क्या है 1 है और साइज अगर 10 है तो 1 + 10 इनफैक्ट क्या हो गया 11। तो 11 का मतलब यह है कि 10th लोकेशन के बाद हम कहीं खड़े हैं, किसी एक मेमोरी लोकेशन के ऊपर कंटेनर यहाँ तक था और यही हमारा बियॉन्ड होता है और वो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, वो एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं। तो ये इंप्लीमेंटेशन हो गई फर्स्ट की और बियॉन्ड की फॉर आर वेक्टर क्लास कंसिडरिंग द कर्सर। 93. Considering the associative container, what will be the output of the following program? अच्छा जी, एसोसिएटिव कंटेनर की थोड़ी सी डेफिनेशन आपके मेरे ज़हन में होनी चाहिए। ये हम लास्ट भी बात की थी हमने पिछले पार्ट के अंदर भी। क्विकली हम दोहरा लेते हैं कि एसोसिएटिव कंटेनर जो है वो कुछ तकरीबन की पेयर वैल्यू पे काम करते हैं, फास्ट रिट्रीवल होती है और ये कुछ इनके अंदर ऐसे भी कंटेनर्स होते हैं जो डुप्लीकेट या मल्टीपल वैल्यूज को अलाउ करते हैं। राइट, चले जी आते हैं हम अपने प्रोग्राम के अंदर और यहाँ पे हम ये देखिए उन्होंने सेट की जो प्री रिक्विजिट फाइल है वो आप अटैच की हुई है। उसके बाद जी मेन में हम आते हैं और मेन में हम देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मल्टी सेट इंटीजर टाइप का एक मल्टी सेट या एसोसिएटिव कंटेनर मैंने आपने डिक्लेयर किया और उसके बाद उसका नाम दिया IMS। हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई हुई है काउट साइज बिफोर इंसर्शंस और इस IMS का क्या लिया हुआ है, डॉट साइज और एंड लाइन। इसका मतलब ये है कि सबसे पहली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हुई साइज बिफोर इंसर्शंस और IMS डॉट साइज। इसका मतलब ये है कि इस वक्त तो IMS में यदि एसोसिएटिव कंटेनर IMS के नाम से जो मैंने अपने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, वो चूंकि कुछ भी नहीं हमने इसके ऊपर इंसर्ट किया हुआ तो IMS डॉट साइज क्या बना, 0। तो क्या प्रिंट हुआ, कॉलन 0, यानी साइज बिफोर इंसर्शन कॉलन 0, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हम क्या करें, IMS डॉट इंसर्ट 10, उसके बाद डॉट इंसर्ट 20, डॉट इंसर्ट 30। इसका मतलब ये है 10, 20 एंड 30। तो हमने 3 एलिमेंट्स जो हैं वो इंसर्ट कर दिए हैं इस IMS के अंदर, इस मल्टी सेट एसोसिएटिव कंटेनर के अंदर। और दोबारा स्टेटमेंट एक प्रिंट हुई हुई है काउट साइज आफ्टर इंसर्शन और साइज कितना होना चाहिए, क्लियरली बात है यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें, 3। तो ये क्या लिखा हुआ है, साइज आफ्टर इंसर्शन 3। राइट, सो कुछ आसान क्वेश्चंस भी हैं, एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, कई मुश्किल भी आ रहे होते हैं कई आसान भी आ रहे होते हैं। तो कोशिश क्या करें जो आसान हो क्विकली वहां से टाइम सेव करके मुश्किल सवालों के ऊपर अपना आप शिफ्ट कर जाया करें या उनके ऊपर थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लिया करें। 94. Give one line of the following functions of the containers. कंटेनर के कुछ फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए थे इस क्वेश्चन में, तो मैंने उनको यहाँ चूंकि सोल्यूशन में डाल दिया है। एक एक लाइन की हमें थोड़ी सी बतानी है डिटेल के, बिगिन एंड आर एंड क्लियर और इरेज ये क्या करते हैं। तो बिगिन में हम क्या करते हैं जी, रिटर्न्स एन आइटरेटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द कंटेनर। अगर हमारे पास ये एक वेक्टर क्लास का एक हमारे पास वेक्टर इंटीजर टाइप का डिक्लेयर हो v इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो जब इसके ऊपर बिगिन कॉल करेंगे तो ये देखिए हाईलाइट किया है मैंने ग्रीन से, ये क्या रिटर्न करेगा, 1। ठीक हो गया। इसी तरह एंड कॉल करेंगे, यही एग्जांपल हम दोबारा लेते हैं, तो क्या कॉल होगा या क्या पॉइंट होगा, क्या रिटर्न होगा, 4। ये तो बड़ा आसान हो गया। आर एंड ये देखते हैं बेसिकली क्या करता है।
पहले तो ये करता है कि ये इसको रिवर्स कर देता है। अब एंड हमारा 4 पे है, तो रिवर्स करके हम कहाँ पे आ गए? 1 पे। और 1 से भी क्या करता है, वो एक एलिमेंट पहला देता है बिफोर द फर्स्ट एलिमेंट, तो ये क्या होगा? 2 रिटर्न करेगा हमें। इस केस में अगर आर एंड हम कॉल करते हैं, तो ये हमारा बना रिवर्स एंड और उससे पहले वाला 2, तो ये 2 रिटर्न करेगा हमें। क्लियर। ये फंक्शन क्या करता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस कंटेनर के अंदर, उन सबको इरेज कर देता है। और दूसरी चीज याद रखिएगा, ये उस कंटेनर की जो एलोकेटेड मेमोरी होती है उसको चेंज नहीं करता। इरेज, उसके अंदर हमें आइटरेटर नंबर देना पड़ता है, यानी जिस पोजीशन पे जो आइटरेटर होगा वो क्या करेगा? अपने एलिमेंट रिमूव कर देगा। तो ये क्या था? क्विकली जो 5 फंक्शंस गिवन थे, एक एक लाइन की उनकी सिंपल डेफिनेशन थी या उनका फंक्शन था। 95 है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंपेयर टू इंटीजर्स, टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड टू कैरेक्टर्स, हाउ वुड यू कोड सच अ प्रोग्राम? यानी इसमें हमें सिनेरियो दिया गया कि आपके पास 2 इंटीजर भी हो सकते हैं, 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हो सकते हैं, 2 कैरेक्टर भी हो सकते हैं। आप इसको किस तरह हैंडल करेंगे? तो यकीनन मेरा ख्याल है कि आप इससे वाकिफ हैं कि इस सिनेरियो को आप कैसे हैंडल कर सकती हैं, टेम्परेट फंक्शन बना के। पहले हमें कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा इससे डिफरेंट गिवन था, कोर उसका भी यही था, लेकिन यहाँ मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया खुद, ताकि आपको आइडिया दे सकूं कि इस तरीके से भी दूसरे एंड पे खड़े होकर आप सोचिए। तो यहाँ से हमें क्या समझ आई कि हम एक टेम्परेट फंक्शन लिखेंगे, जेनेरिक टाइप दे देंगे। अब जेनेरिक टाइप जब मैंने दे दी, तो चाहे वो इंटीजर हम कंपेयर कर लें, चाहे फ्लोट कंपेयर कर लें, या फिर कैरेक्टर कंपेयर कर लें, हम 2 वेरिएबल्स, 2 एलिमेंट्स, 2 कंपोनेंट्स देके हम ये काम कर सकेंगे। तो क्विकली देखते हैं कैसे लिखना है। टेम्पलेट टाइप टी, ये तो हम हंसते-हंसते लिख लेते हैं, अब तक तो इतने हम एक्सपर्ट हो गए हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हम एक कोई रिटर्न दे रहे हैं वैल्यू, और चूंकि क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं, हम बूलियन टाइप का रिटर्न दे देते हैं। यानी बूलियन मतलब या 0 रिटर्न करेंगे या 1। अगर हमारे दोनों नंबर इक्वल हैं तो हम 1 रिटर्न कर देंगे, और इक्वल नहीं है तो हम 0 रिटर्न कर देंगे, जिससे पता चलेगा कि 1 रिटर्न आया तो हमें समझ आ जाएगी दोनों नंबर इक्वल हैं, और 0 रिटर्न आ रहा है तो इसका मतलब नंबर डिफरेंट है। उनको हम इसमें भी डाल के चेक कर सकते हैं कि रिटर्न क्या आया। इज इक्वल हमने उसका नाम लिया, और इस टी टाइप के 2 पैरामीटर हम दे रहे हैं, एक एक्स और एक वाई, और हम चेक कर रहे हैं रिटर्न, या मैंने स्टेटमेंट थोड़ी सी उससे डिफरेंट कर दी है। अगेन एक ये भी फ्लेवर है, और अगेन आपको ये समझ नहीं अगर आ रहा है, वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर आप उसको इफ एल्स में डाल के भी कंपेयर कर सकते हैं। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर ये x और ये y, यानी 2 जो पैरामीटर दिए गए हैं, अगर ये 2 इंटीजर हैं, 2 फ्लोट हैं, 2 कैरेक्टर हैं, 2 लॉन्ग है, या फिर 2 डबल हैं, आप इनको कंपेयर कीजिए, और जो रिजल्ट आता है, यकीनन अगर ये बराबर हैं तो 1 होगा, और बराबर नहीं है तो 0 होगा। इनमें से कोई एक केस बनेगा और वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, हमने एक टेम्परेट फंक्शन अपना लिख लिया जो 2 वेरिएबल्स को, 2 कंपोनेंट्स या 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करके चेक करेगा, और रिटर्न करेगा 1 अगर वो इक्वल हैं, और 0 रिटर्न करेगा अगर वो इक्वल नहीं है। अब हम मेन में आते हैं, और ये अगेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जस्ट आई थॉट कि लेट मी ऐड दिस फॉर योर इंटरेस्ट, ताकि आप इसको कंप्लीट कर पाएं। मेन में हम आए और हमने कहा जी सी आउट इज इक्वल 10 10। हमने 2 इंटीजर के लिए कॉल किया, और यकीनन आप देखिएगा 10 10 यहाँ रख के, और 10 इज इक्वल टू 10, रिटर्न क्या होगा? 1। तो यहाँ क्या आएगा? 1, और इसलिए मैंने लिखा भी हुआ है कि दिस विल प्रिंट 1, क्योंकि ट्रू रिटर्न होगा। इसी तरह देखिएगा, सी आउट इज इक्वल 3.14 और 3.14159। यहाँ तक तो वैल्यू ठीक लग रही है, लेकिन आगे वैल्यू जो है या ये वाली डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे 0 रिटर्न होगा, यानी ये वैल्यू इक्वल नहीं है। और लास्ट केस में देखिए, इज इक्वल ए सी, यकीनन इस केस में भी 0 ही रिटर्न होगा, क्योंकि ए और सी डिफरेंट कैरेक्टर हैं, इज इक्वल नहीं होगा, या बुलियन 0 रिटर्न होगा। तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से हमने एक वैल्यू को फिर उससे डिसाइड किया कि टेम्परेट फंक्शन हमें चाहिए होगा, और फिर हमने इसकी 3 एग्जाम्पल करके भी दिखा दिए हैं जो क्वेश्चन में ऊपर कही गई थी, यानी इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कैरेक्टर, वो यहाँ हमने तीनों को करके भी दिखा दिया, और या उनको भी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया या शोकेस कर दिया। 96 है, write the code to show the stream insertion operator overloaded for the complex class as a नॉन मेंबर फंक्शन। ठीक है जी, मेंबर फंक्शन की सूरत और होगी, नॉन मेंबर फंक्शन की सूरत और होगी, शक्ल, पैरामीटर्स, इन चीजों में कुछ फर्क होगा, यकीनन आपको उससे फेमिलियर होना पड़ेगा और होना चाहिए, राइट। तो चलिए अभी हम नॉन मेंबर फंक्शन के तौर पे इसको ओवरलोड करने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले चूंकि नॉन मेंबर के तौर पर लिखना है, इसका मतलब यह है कि क्लास में सिर्फ एक फ्रेंड की स्टेटमेंट जाएगी और वो फ्रेंड फंक्शन हम क्लास से बाहर लिखेंगे, राइट। तो हम आते हैं अपनी क्लास के अंदर यानी क्लास कॉम्प्लेक्स, और हमने कहा कि कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, और एक चीज जो आपको और मुझे लिखनी है वो ये कि ओ स्ट्रीम रेफरेंस रिटर्न करेंगे हम। ओ स्ट्रीम की क्लास का ऑपरेटर का कीवर्ड होगा इंसर्शन ऑपरेटर के सिंबल के साथ, और दो पैरामीटर हम पास करते हैं, एक ओ स्ट्रीम का रेफरेंस होता है और एक अपनी क्लास जो होती है हमारी कॉम्प्लेक्स, उसका एक कांस्टेंट रेफरेंस, किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रेफरेंस हम पास करते हैं। और ये फंक्शन चूंकि नॉन मेंबर लिख रहे हैं इसलिए ये क्या होगा, फ्रेंड होगा। ये हमने क्लास के अंदर ही लिख दिया, ये कि क्लास के अंदर सिर्फ फ्रेंड को डिक्लेयर कर दिया। अब इस फंक्शन को यकीनन हम क्लास से बाहर आके लिखेंगे। अब चूंकि ये नॉन मेंबर फंक्शन है तो इसलिए क्लास से बाहर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। एक चीज जो हमें ज़हन में रखनी है वो ये है कि जो हम ये प्रिंट करेंगे वो कुछ ये फॉर्म बनेगी, हमारा जो कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो पेरेंथेसिस के अंदर इसी तरह, यानी रियल पार्ट प्रिंट होगा कॉमा और फिर इमेजिनरी पार्ट प्रिंट होगा। सही है, तो हमने जो आउटपुट की स्टेटमेंट लिखनी है वो कुछ इस तरतीब से लिखनी है। पेरेंथेसिस प्रिंट करेंगे, फिर रियल पार्ट प्रिंट करेंगे, फिर कॉमा प्रिंट करेंगे और फिर इमेजिनरी, और उसके बाद फिर अगेन पेरेंथेसिस क्लोज। ये चीजें प्रिंट होगी इसी तरतीब से। तो चलते हैं हम अपने फंक्शन की तरफ। ओ स्ट्रीम का एक रेफरेंस हम रिटर्न करेंगे, उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड आया, उसका सिंबल आया, और एक ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट उसका रेफरेंस पास कर रहे हैं, और एक कॉम्प्लेक्स क्लास का जो ऑब्जेक्ट है C1 उसका कांस्टेंट रेफरेंस हम पास कर रहे हैं इस फंक्शन में। तो ये जो हमारा ओएस है बेसिकली इसको हम यूज करेंगे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये सी आउट होता है, क्योंकि सी आउट भी स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर जो है वो ओ स्ट्रीम का ही एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने लिखनी होती है हमारी स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर की जो सिंबल्स हैं वो लिखने होते हैं, यानी लेफ्ट एंगल ब्रैकेट्स। और उसके बाद चूंकि हमने इस पैरेंथेसिस को एज इट इज प्रिंट करवाना है तो हमने कोट्स में लिख दिया है, और फिर आगे हमने C1 जिसको प्रिंट करना है उसका रियल पार्ट प्रिंट करना है। ये देखिए रियल पार्ट प्रिंट हुआ हुआ है। उसके बाद ये देखिए ये हमने कॉमा प्रिंट किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और फिर इसी C1 का इमेजिनरी पार्ट हमने प्रिंट किया हुआ है, और एंड पे फिर अगेन ये पैरेंथेसिस। जब ये प्रिंट कर चुके हैं या ऐसा हम कर चुके हैं तो हमने फिर क्या करना है, इसी स्ट्रीम क्लास का यानी ओ स्ट्रीम क्लास का जो ओएस ऑब्जेक्ट है उसको हमने रिटर्न कर देना है। तो ये हमने क्या किया है, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर को अपनी कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए एज ए नॉन मेंबर फंक्शन इंप्लीमेंट कर लिया। 97 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। राइट जी, क्विकली देखते हैं। हमारी पेरेंट क्लास है, उसके अंदर ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद फिर पेरेंट और कांस्टेंट पेरेंट एम्परसेंड PRHS, राइट। सोच रहे होंगे ये क्या चीज है, कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर है। क्यों हम पेरेंट का ही ये क्या पास कर रहे हैं, कांस्टेंट रेफरेंस। एक ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रेफरेंस पास कर रहे हैं एक और ऑब्जेक्ट बनाते हुए, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इसके अंदर भी एक स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। तो ये हो गया हमारा पेरेंट। चाइल्ड क्लास हमने लिखी, प्राइवेट है पेरेंट से, और उसके अंदर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर लिखा सिंपल, और चाइल्ड का भी हमने क्या लिखा है, ये कॉन्स्ट और एम्परसेंड से आप समझ गए हैं, और ये क्लास का नाम लिखा हुआ है। तो ये भी क्या हुआ, चाइल्ड क्लास का कॉपी कंस्ट्रक्टर है। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो पेरेंट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ से कॉल हुआ हुआ है। तो उसके बाद देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक स्टेटमेंट प्रिंट हुई हुई है चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। मेन में हम आ जाते हैं, और मेन में हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है जी, चाइल्ड COBJ1, यानी चाइल्ड क्लास का COBJ1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अब इस लाइन पे जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसका मतलब ये है कि ये जाके इन्वोक करेगा हमारी चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को। और चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में हमने चूंकि एक्सप्लिसिटली बेस क्लास का या पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ तो डिफॉल्ट कॉल होगा, और डिफॉल्ट कॉल होगा तो कॉल यहाँ जाएगी इसके पास। तो इसका मतलब सबसे जो पहले प्रिंट होनी चाहिए स्टेटमेंट या जो प्रिंट होगी वो क्या होगी, पेरेंट कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद क्या प्रिंट होगी, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, राइट। तो ये चीज पहले प्रिंट हो जाएगी हमारी इस पहली स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो हमने कहा चाइल्ड COBJ1। आगे चलिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट है ये वाली, ये लिखी हुई है चाइल्ड OBJ2
इज इक्वल टू चाइल्ड ओबीजे 1 यानी सी ओबीजे 1। तो ये आपको पता क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। हमने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है ओबीजे 2 को ओबीजे 1 को सामने रखते हुए, यानी इस जैसा ओबीजे 2 क्रिएट कर दिया जाए। तो असल में ये कॉल कहाँ जाएगी भला? ये कॉल जाएगी यहाँ से यहाँ पे, चाइल्ड के कॉपी कंस्ट्रक्टर के पास। और चाइल्ड के कॉपी कंस्ट्रक्टर के पास जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेरेंट का हमने एक्सप्लिसिट कॉल किया हुआ है यहाँ पे आ जाएगी। तो पहले क्या प्रिंट होना चाहिए? पेरेंट कॉपी कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद फिर क्या प्रिंट होगा? चाइल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर, राइट। तो ये हमारी हो जाएगी अगली आउटपुट, जो कि हमारी सेकंड स्टेटमेंट के बाद हो रही होगी। और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी कॉपी कंस्ट्रक्टर को ही इन्वोक करती है, तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, राइट। यानी हम COBJ2 क्रिएट कर रहे हैं, पेरेंथेसिस के अंदर हमने COBJ1 पास कर दिया हुआ। अगर आप इसको देखें, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी क्या है? हमारा चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। तो असल में इस स्टेटमेंट में भी क्या हो रहा है? चाइल्ड का कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और वो पहले बेस क्लास के कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है ऊपर। तो अगेन ये क्या प्रिंट होगा? यही दो लाइनें दोबारा प्रिंट होगी, पेरेंट कॉपी कंस्ट्रक्टर और चाइल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये था थोड़ा सा ऑर्डर कि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए ख्याल रखना होगा कि इनहेरिटेंस के केस में चाइल्ड का जो कंस्ट्रक्टर है वो पहले किस तरह से बेस के इम्प्लिसिट, डिफॉल्ट या एक्सप्लिसिट या कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरतीब से कॉल करता है, या कौन सा लिखा हुआ अवेलेबल है, कौन सा कॉल होगा। तो ये कुछ थोड़ी सी तरतीब है, उसकी एक प्रैक्टिस है। तो इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा मज़ीद ज़हनशीन कीजिएगा। 98 है, गिव 3 एडवांटेजेस दैट आइटरेटर्स हैव ओवर कर्सर्स। ये थोड़ा सा कुछ थ्योरेटिकल नेचर का क्वेश्चन है, तो हम क्विकली ज़रा रैप अप करते हैं इसको। पहली बात तो ये है कि जो आइटरेटर्स होते हैं, आप याद रखिएगा कि उनके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट ट्रैवर्सल्स होते हैं, ठीक है? सेम कंटेनर के अंदर उनके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट ट्रैवर्सल हो सकते हैं, और ऐसा होता है क्योंकि हर एक आइटरेटर की अपनी स्टेट होती है और वो मेंटेन करता है, और ऐसा कर्सर के अंदर अवेलेबल नहीं होता, ठीक है? तो ये एक बुनियादी फ़र्क हो गया आइटरेटर का कर्सर के साथ, या उससे एडवांटेज हो गया। दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि आइटरेटर्स होते हैं, असल में नीचे कौन-सा कंटेनर यूज़ हुआ है, इससे थोड़ा-सा एब्स्ट्रैक्ट करके चीज़ों को ट्रैवर्स करते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी वजह से डिफरेंट टाइप के आइटरेटर्स मुमकिन हो सकते हैं, यानी फॉरवर्ड भी मुमकिन हो सकते हैं, रिवर्स भी मुमकिन हो सकते हैं। और ये ऐसा अगर कर लें हम, तो ये क्या है? बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। इट्स अ बहुत पावरफुल एप्लीकेशन और अ पावरफुल टूल और अ पावरफुल फीचर, ठीक है? जो हमें डिफरेंट ट्रैवर्सल स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये अगेन क्या है? आइटरेटर्स में अवेलेबल है, आइटरेटर्स इनेबल्ड है, लेकिन कर्सर के पास शायद अवेलेबल नहीं है। और थर्ड या तीसरी चीज़ ये है, वो आपको याद रखनी है कि आइटरेटर जो हैं, ये STL या स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के साथ बहुत अच्छी तरह से, बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो सकते हैं। यानी हम मुख्तलिफ फंक्शंस को, जैसा कि सॉर्ट है, फाइंड है, फॉर ईच है, इन फंक्शंस को अपने आइटरेटर्स पास कर सकते हैं, डायरेक्टली पास कर सकते हैं। तो ये 3 एडवांटेज हैं जो आइटरेटर्स को अवेलेबल हैं या उनके पास हैं ओवर द कर्सर्स। 99, डिफरेंशिएट बिटवीन शैलो कॉपी यानी डीप कॉपी। आपने शायद इससे पहले भी पढ़ा हो, लेकिन थोड़ा सा इसको मजीद दोबारा देख लेते हैं। शैलो कॉपी ये होती है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो असल में वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है दूसरा, वो वही मेमोरी एलोकेट होती है उसको, या उसी मेमोरी को पॉइंट करता है जो कि ऑब्जेक्ट हम पहला यूज करके क्रिएट कर रहे होते हैं। या दूसरे लफ्जों में अब ये कह लीजिए कि हमारे पास जो दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, असल में वो भी उसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा होता है जिस मेमोरी को हमारा पहला ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है। यूं ऑब्जेक्ट तो दो होते हैं, लेकिन मेमोरी एक होती है पीछे। इसको देखने की कोशिश करते हैं डिपिक्शन से। ये देखिएगा कि आपके पास एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट 1 है और एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट 2 है। ये ऑब्जेक्ट 1 जब था पहले, इससे हमने कॉपी क्रिएट की करने की कोशिश की OBJ2 को।
अब इस ऑब्जेक्ट वन का जो पहला डेटा मेंबर था अली, या जो भी नेम था उसके अंदर अली था, मेजर के अंदर अगर कंप्यूटर साइंस स्टोर था, तो ऑब्जेक्ट टू जब हमने क्रिएट किया, लेकिन ऑब्जेक्ट टू ने कहा कि मैं भी इसी मेमोरी को पॉइंट करूंगा क्योंकि ये मेरा नाम है और यही मेरा मेजर है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। अब किसी वजह से असल जो ओबीजे वन है वो डिलीट किया जाता है, तो ये मेमोरी सारी डिलीट हो जाएगी। अब ओबीजे टू जो है उसके पास पॉइंट करने को कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, शैलो कॉपी, डेंगलिंग रेफरेंसेस या डेंगलिंग पॉइंटर्स जो है वो प्रॉब्लम्स होती है इनके साथ। अब डीप कॉपी में क्या होता है, डीप कॉपी में ऐसा नहीं हम करते। डीप कॉपी में एक ऑब्जेक्ट जो हमने लिया उसके हूबहू या उसका क्लोन अगर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम पहले ऑब्जेक्ट के जितने डेटा मेंबर्स हैं, जितनी उनको मेमोरी एलोकेटेड है, हम उतनी मेमोरी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए अलग से क्रिएट करते हैं। और जब उनकी मेमोरी अलग से क्रिएट हो जाती है, तो फिर पहले ऑब्जेक्ट के अंदर से एक एक डेटा मेंबर्स की वैल्यू को कॉपी करके नई मेमोरी जो दूसरे ऑब्जेक्ट की होती है वहां कॉपी करते जाते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए अलग से मेमोरी अवेलेबल होती है, पहले ऑब्जेक्ट के लिए अलग से मेमोरी अवेलेबल जो पहले हमने की होती है वो अलग रहती है। तो यूं दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग अपनी अपनी मेमोरी को पॉइंट करते रहते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट वन डिस्ट्रॉय डिलीट होता है तो ऑब्जेक्ट टू का चूंकि सब कुछ अपना अलग है, इसीलिए कोई मसला नहीं होगा। इलस्ट्रेशन से इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये ऑब्जेक्ट वन है, अली और कंप्यूटर साइंस, ये उनकी मेमोरी है, अलग अलग दो डेटा मेंबर्स हैं, उनकी वैल्यू पड़ी हुई है। ओबीजे टू अगर क्रिएट किया जाता है, ओबीजे वन को कॉपी करके जितनी मेमोरी इस अली या नेम के कैरेक्टर पॉइंटर के लिए चाहिए थी, पहले वो मेमोरी एलोकेट की गई, फिर ये डेटा मेंबर कॉपी किया गया। इसी तरह मेजर यानी कंप्यूटर साइंस के लिए जितनी मेमोरी चाहिए थी वो एलोकेट करवाई गई, और फिर कंप्यूटर साइंस को यानी मेजर जो दूसरा कैरेक्टर पॉइंटर है उसकी वैल्यू कॉपी की गई ओबीजे टू की कैरेक्टर पॉइंटर जो कि मेजर के नाम की है वहां पे। तो यूं अलग अलग मेमोरी है दोनों की। ये हमारी क्या है, डीप कॉपी या डेंगलिंग पॉइंटर या डेंगलिंग रेफरेंसेस का कोई मसला नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 100। गिव द टू केसेस when we must initialize or used initialization list as opposed to assignment in the constructors। यानी constructors हम लिखते हैं डिफरेंट क्लासेस के, और हम जैसे भी डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना चाहें या जो वैल्यू असाइन करना चाहे वो हम कर सकते हैं। लेकिन कोई दो सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें हमें कहा गया कि आपको इनिशियलाइजेशन लिस्ट ये जरूर यूज करनी चाहिए। वो केसेस कौन से हैं, राइट? तो हम क्विकली देखते हैं कि जी हमारे पास जो पहला केस होता है वो ये होता है कि आपने अगर आपकी क्लास में कांस्टेंट डेटा मेंबर्स हैं तो उनको इनिशियलाइज करने के लिए हमें जरूर इनिशियलाइजेशन लिस्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए ऑर्डिनरी हम क्या करते हैं, अगर इंटीजर कोई कांस्टेंट डिफाइन करना हो या डिक्लेयर करना हो तो हमें उसकी साथ ही वैल्यू देनी पड़ती है उसी वक्त। CUNST INT A इज इक्वल टू 10, ठीक है। ऐसा अगर नहीं हम करते तो कंपाइलर कहता है आपने कांस्टेंट इंटीजर डिक्लेयर किया है उसी वक्त इनिशियलाइज करें, उसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते, वैल्यू इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा और वैल्यू भी रीअसाइन नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारी क्लास के किसी डेटा मेंबर के साथ अगर ऐसा सिनेरियो आता है या ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इनिशियलाइजेशन लिस्ट यूज करेंगे। कहाँ? उस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर। ओके, कोड भी इसका मैं दिखा देता हूं आपको। स्टूडेंट की क्लास है, हम फर्ज करते हैं स्टूडेंट की आईडी यानी उसको हम ले लेते हैं कांस्टेंट इंटीजर आईडी। ये जो आईडी का डेटा मेंबर है ये इंटीजर टाइप का और ये कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर आते हैं और ये देखिए इनिशियलाइजेशन हमने लिख ली है कि आईडी के अंदर हम क्या डालें, स्टूडेंट आईडी। और ये स्टूडेंट आईडी जो है यकीनन मेन के अंदर से आएगी। ये देखिए पर्पल को मैंने अलग कर दिया, ये मेन के अंदर से आ रही है और जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ हम आईडी में इसी वक्त इनिशियलाइज करवा रहे हैं क्योंकि ये हमारा क्या कांस्टेंट डेटा मेंबर है। तो यहाँ हमारी कोशिश ये है कि जैसे ही ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, जो वैल्यू हम यहाँ से पास करें वो यहाँ पे क्या हो जाए, इनिशियलाइज हो जाए। और वो हम इनिशियलाइजेशन लिस्ट से वैल्यू असाइन करने की कोशिश भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक तो ये होगा कि हमारी क्लास में जब भी कोई कांस्टेंट डेटा मेंबर आ जाएगा तो हमें इनिशियलाइजेशन लिस्ट कंस्ट्रक्टर में जरूर यूज करनी पड़ेगी और हमें करनी चाहिए ताकि उसी वक्त उस कांस्टेंट डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करवा दें।
दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि हमारे डेटा मेंबर में कोई रेफरेंस हमने यूज किया हुआ, ठीक है, रेफरेंस ऑपरेटर आपको पता है एम्परसैंड साइन से होता है। तो उस सूरत में भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर में ही या कंस्ट्रक्शन में ही जैसे वो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उस क्लास का, उसी वक्त उसको इनिशियलाइज करना चाहिए। और अगेन इसको भी हम बाद में रीअसाइन नहीं कर सकते। सिंटैक्स देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये कोई एक प्राइवेट डेटा मेंबर है, रेफरेंस आईडी है, स्टूडेंट आईडी हो सकती है, कोई भी और हो सकती है वेरिएबल, और ये क्या है, एक रेफरेंस है, रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है जी। यही हम आ जाते हैं और हम कहते हैं जी कंस्ट्रक्टर हम लिख रहे हैं और इसमें देखिएगा स्टूडेंट आईडी को हम कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, रेफरेंस है। और अगेन कॉलन के बाद हमने ये रेफरेंस आईडी जो मेन से आई हुई है वो हम पास कर रहे हैं इसके अंदर। और ये हम कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन लिस्ट से, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजेशन लिस्ट हमने लिख दी है, चाहे हमारे डेटा मेंबर कांस्टेंट है या कोई एक कांस्टेंट डेटा मेंबर है या कोई एक रेफरेंस डेटा मेंबर है, आसानी से हम उन दोनों सूरतों में अपनी कंस्ट्रक्टर की इनिशियलाइजेशन लिस्ट यूज कर सकते हैं और इन दोनों केसेस में हमारे रिक्वायर्ड डेटा मेंबर्स इनिशियलाइज भी हो सकते हैं या हो सकेंगे। तो यूं यहाँ पे हमारे इस सब्जेक्ट के यानी CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ के 100 सवाल यानी 100 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हमारा यही आपसे प्रॉमिस था। हमने 12 कोशिश की है कि हर तरह से चीज़ें आपके लिए आसान, बेहतर, इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाई जाएं, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई है, कोताही रह गई है तो उसके लिए माजरत। कोशिश करेंगे आइंदा वाली सीरीज में इन चीज़ों को ओवरकम कर सकें और चीज़ें आपके लिए बेहतर हों इंशाल्लाह। ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाए और आपको आपकी मेहनतों के समरात जरूर मिले इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपकी तवज्जो के लिए। और जाते जाते मैं शायद कह सकता हूँ कि हमने ये जो कोशिश की है इस सीरीज में यानी 3 वीडियोस में आपको 100 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने की, वॉक थ्रू करवाने की, कुछ इससे जरूर आपको बेनिफिट हुआ होगा। थोड़ा सा जनरस होइए और जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये काविश कैसे लगी है। जाते जाते बहुत दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह आपको खैरियत से रखे, आपके लिए आसानियाँ फरमाए और आपके इम्कानात के लिए, आपके नताइज के लिए भरपूर दुआएं हैं। इंशाअल्लाह किसी और सीरीज़ में किसी और कंटेंट से आपसे बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।